नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के विकास के तेजी के साथ साथ मिशन 2019 को लेकर आक्रामक मोड में आ चुके हैं। अभी तक तो मुख्यमंत्री सूबे की नौकरशाही को दिशा का संदेश देते रहे हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नौकरशाही को न सिर्फ कमर कसने का पैगाम दिया, बल्कि सरकार की योजनाओं का फायदा अंतिम छोर तक बैठे आम आदमी तक पहुंचे, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। IAS वीक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जहां अच्छे काम को लेकर अधिकारियों की पीठ थपथपाई, तो कुछ कमजोरियों को लेकर काफी तल्ख भी दिखाई दिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में वापस लौटने को भी कहा, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज के संबंध में उनसे बातचीत की जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश भी दिया कि IAS वीक की वजह से सरकार के कामकाज को रोका नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री की इस तल्खी के बाद पार्टी जहां असमंजस में है, वहीं प्रदेश की नौकरशाही के प्रति मुख्यमंत्री की यह तल्खी विपक्ष को रास नहीं आ रही। विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और इस मौके को विपक्ष बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहता। वही सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की यह तल्खी क्या नौकरशाही के साथ तालमेल की कमी को दर्शाती, अधिकारियों को ज्यादा संवेदनशील रहने की नसीहत सवाल खड़े करती है कि क्या ब्यूरोक्रेसी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पा रही, और मुख्यमंत्री का यह कहना कि चुनाव के प्रचार का काम हमारा है, नौकरशाही सिर्फ और सिर्फ अपने दायित्वों का निर्वहन करे, ये बताता है कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भले ही चुनाव सामने हो, लेकिन बीजेपी की सरकार विकास के कामों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अजीब सी स्थिति। एक तरफ वो प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी कार्यशैली की बदौलत एक बेहतर सरकार स्थापित करना चाहते हैं, तो वहीं उन्हें इस बात की भी चिंता है कि नौकरशाही उनका साथ नहीं दे रही। और यही वजह कि IAS वीक में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, तो उनकी उलझन उनके भाषण के जरिए सामने आई, और उनकी इसी उलझन ने विपक्ष को हमलावर होने का एक मुफीद मौका भी दे दिया। यूं तो IAS वीक में हर साल मुख्यमंत्री का संबोधन एक परंपरा है, और अभी तक मुख्यमंत्री नौकरशाही को दिशा का संदेश देते रहे थे। लेकिन अब की बार इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के जरिए सूबे के नौकरशाहों को न सिर्फ कमर कसने का पैगाम दिया, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का संदेश भी दिया। इस संबोधन में मुख्यमंत्री काफी तल्ख दिखे। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे जिला अधिकारियों को वापस लौटने के लिए भी कहा, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनसे बातचीत की जा सके। उन्होंने संदेश दिया कि IAS वीक की वजह से सरकार का कामकाज नहीं रुक सकता। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद पार्टी भी असमंजस में। IAS वीक उनके एसोसिएशन का एक अपना कार्यक्रम होता है हर साल। उस परंपरा के तहत वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी आमंत्रित थे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जिन कामों को पिछले 2 सालों में इन IAS अधिकारियों ने ठीक रूप से मूर्त रूप दिया है, जनहित के कार्यों में जहां सहयोग दिया है, उसको उन्होंने उस पर उनको शाबाशी भी दी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ पार्टी के चुनावी पोस्टर बॉय हैं, और मोदी के बाद प्रचार के लिए जाने वाले नेताओं में उनका नाम सबसे ऊपर है। उनकी धमक बीजेपी के लिए बेहद अहम है। योगी महज मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि पार्टी के एक प्रभावशाली चुनावी हथियार भी हैं। ऐसे में नौकरशाही के प्रति उनकी ये तल्खी विपक्ष को रास आ रही है, क्योंकि विपक्ष को हमले के लिए नए हथियार मिल रहे हैं। ये विपक्ष के लिए किसी मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। योगी जी को एज ए मुख्यमंत्री IAS भी नहीं समझ रहे हैं, ये बात जनता भी देख रही है। तो अब IAS तो कहीं वोट मांगने जाएंगे नहीं, जाएंगे तो पार्टी के दल के लोग ही जाएंगे। तो ये अपने को अगर दल से अलग समझते हैं तो बात दूसरी है, लेकिन ये नहीं जाएंगे तो क्या IAS जाएंगे? ये तो बचकाना बयान है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और इस लेवल के इंसान को जो मुख्यमंत्री हो, ऐसे बयान देने से हास्यास्पद बयान। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं योगी जी का बयान अपने आप में दिखाता है कि ब्यूरोक्रेट उनके हाथ में ही नहीं है, उनके हिसाब से ही नहीं चल रहे हैं, उनके कहने पे ही नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं IAS वीक में जिस तरह से उन्होंने कहा है, उससे पता चल रहा है कि अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ जी की नहीं सुन रहे हैं। 2019 के आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी बिसात बिछाने में लगी। योगी बीजेपी के लिए एक बेहद दमदार प्रचारक साबित हो चुके हैं, लेकिन सूबे की नौकरशाही के बीच योगी का ये संबोधन विपक्ष का हथियार और बीजेपी के लिए
सिरदर्द बन चुका है। खुर्रम निजामी, APN, लखनऊ। यहाँ तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ये तल्खी क्या नौकरशाही के साथ तालमेल की कमी को दर्शाते, अधिकारियों को ज्यादा संवेदनशील रहने की नसीहत सवाल खड़े करते हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रही, और मुख्यमंत्री का ये कहना कि चुनाव के प्रचार का काम हमारा है, नौकरशाही सिर्फ और सिर्फ अपने दायित्वों का निर्वहन करे, ये बताता है कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भले ही चुनाव सामने हो, लेकिन बीजेपी की सरकार विकास के कामों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से प्रेम कुमार जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही लखनऊ से 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आशीष गुप्ता हैं, आप नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। केसी जैन साहब हैं, आप नेता हैं, समाजवादी पार्टी के, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रवक्ता ब्रिजेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत आशीष गुप्ता जी मैं आपसे ही करूंगा। नौकरशाही ठीक से सपोर्ट नहीं कर रही क्या सरकार को? सपोर्ट करेगी और उसको करना पड़ेगा, क्योंकि एक सख्त प्रशासक के रूप में माननीय योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना शासन चला रहे हैं और पिछले 1.5 साल से अधिक समय में उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था पिछली सरकारों में ध्वस्त हो गई थी उसमें सुधार आया है। लेकिन देखिए होता क्या है कि बहुत बड़ा प्रदेश है और जनता की आकांक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो चाहे अपराध हो, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है अन्य दलों की अपेक्षा। जो जनता भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करती है उस अपेक्षा के अनुरूप माननीय योगी जी ने एक अभिभावक के रूप में आज अधिकारियों को बताया कि वो निश्चित रूप से अभी इसमें सुधार की और आवश्यकता है और उनको करना भी चाहिए। और इसमें कोई ऐसी मैं विषय बात नहीं है, लेकिन प्रशासनिक रूप से लगातार सुधार की संभावना बनी रहती है। मैं प्रयागराज में हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला है और अच्छे ढंग से चल रहा है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी रूप से प्रदेश और देश चल रहा है। आगे भी इसमें अच्छा से सुधार होगा। आशीष गुप्ता जी, लेकिन इतनी भी तल्खी की इस बात की कि गवर्नर हाउस में डिनर करने तक का मौका अधिकारियों को नहीं दिया गया मुख्यमंत्री जी की तरफ से। देखिए ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपे बहुत चर्चा की जाए। ये मुख्यमंत्री का निर्णय अगर है तो उसमें कोई बहुत आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए और अधिकारियों को अधिक से अधिक समय मिलना चाहिए, वो काम करें। आज प्रदेश की अपेक्षा है योगी जी से कि एक बहुत ईमानदार और सख्त प्रशासक इस प्रदेश को माननीय मोदी जी ने दिया है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर एक कहते हैं कि आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो एक प्रशासक के रूप में उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो सही है, उसमें किसी को बहुत आपत्ति नहीं करनी चाहिए। केसी जैन साहब, आप लोगों को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है क्या? आशीष गुप्ता जी कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है। नहीं, देखिए अच्छा जी, समस्या ये है कि वास्तव में यहाँ पे मन में क्या और कह क्या रहे हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं योगी जी। आप देखिए इनके तमाम सारे मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, विधायक लगातार चिट्ठी तक लिखते रहे हैं योगी जी को कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, किसकी गाइडलाइन से अधिकारी सुन रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं सत्ता का पूर्ण रूप से केंद्रीकरण हो गया है। सारी शक्तियां पूरी पार्टी और पूरे जो है सरकार की पूरी शक्तियां जो विधायक और मंत्रियों को जो डिवाइड होती हैं वो ना हो करके पूरी की पूरी सत्ता और सारी शक्तियां योगी जी के पास में हैं। उनकी बातचीत से लगता है। और अब जाकर के वो ये कह रहे हैं कि नहीं आप अपना काम करिए। काम तो कुछ हुआ नहीं प्रदेश में। और दूसरी बात ये है कि अभी जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो प्रदेश में ऐसा नहीं कि प्रदेश की सरकार कहीं पे अलग है, उसके ऊपर भी आचार संहिता लागू होगी। तो जब आचार संहिता के अंतर्गत सारे अधिकारी आ जाएंगे, अभी तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, तब वो क्या काम करेंगे? और लगभग 2 महीने ये आचार संहिता लगभग रहती है, 1.5 से 2 महीने। तो ऐसे में जब कोई काम हुआ नहीं है और योगी जी ये बताना चाह रहे हैं जनता के बीच में, ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि नहीं हमारे अधिकारी स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, लेकिन इनके अधिकारी ही इनके विधायक और मंत्रियों की जब सुन नहीं रहे हैं और जो कार्य योजना है, जो कार्य योजना बना करके विधायक और मंत्री देते हैं उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तब प्रदेश में विकास कैसे होगा? आप देखिए इन्होंने एक वादा सबसे पहले किया था कि हम गड्ढे भर देंगे। अभी तक प्रदेश के 2 साल में गड्ढे तक ये नहीं भर पाए रोडों के, बाकी काम तो बहुत दूर की बात है। तो कुल मिलाकर के प्रदेश की स्थिति बेहाल है। लॉ एंड ऑर्डर की आप स्थिति देख रहे हैं किस प्रकार से क्राइम रेट बिल्कुल बढ़ा हुआ है।
अधिकारी स्वतंत्र हैं या अधिकारी मनमानी कर रहे हैं या अधिकारी विधायकों की नहीं सुन रहे हैं, ये तो इनके सरकार के लोग स्वयं बताएंगे, पार्टी के लोग इनके बताएंगे। लेकिन जनता बेहाल है, जनता देख रही है कि किसी भी चीज का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। नहीं, आप लोग किस हिसाब से तालमेल ये आकलन कर लेते हैं केसी जैन साहब? अभी नावेद सिद्दीकी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, उस पर सरकार का कोई काबू नहीं है, मनमर्जी कर रही है। वही चीज हमने कही कि ये मनमर्जी से कर रहे हैं या सिर्फ केंद्रीकरण होगा योगी जी के नियंत्रण में है या विधायकों के नियंत्रण में है, किस प्रकार से चल रहा है। आप देखिए जो योजना बनी थी कर्जमाफी की, अगर सरकार को ठीक से फीडबैक अधिकारियों ने दिया होता तो जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिए कर्जमाफी के वो वापस नहीं करने पड़ते। अगर ठीक से काम किया होता तो पहले कर्जमाफी के सर्टिफिकेट दिए और उसके बाद में वो सर्टिफिकेट वापस लिए गए कि नहीं आपको गलत सर्टिफिकेट दे दिया गया है। अभी देखिए कई डीजीपी ऑफिस से कई इनके अधिकारी ऐसे थे जिनका इन्होंने ट्रांसफर कर दिया और जो कि जो है आज इस दुनिया में नहीं है, उनका ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये किसके नियंत्रण में अधिकारी स्वतंत्र है या चिट्ठी यहाँ से पुरानी चिट्ठी गई थी कि नहीं इनका यहाँ ट्रांसफर करना है, बीच में एक्सपायर कर गए लेकिन वो चिट्ठी का क्रियान्वयन हो गया कि भाई इनका ट्रांसफर कर दो यहाँ पे। तो सरकार कुल मिला के सरकार भी निरंकुश है और प्रशासन भी इनका निरंकुश है। ठीक, ब्रिजेंद्र सिंह जी, ये तल्खी आप लोगों के लिए एक मौके की तरह है क्या चुनावी बेला में? नहीं सर, अक्षय जी, मौका नहीं, ये पीड़ा की बात हो सकती है। क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी एक मठाधीश रहे हैं और मठाधीश का एक ही होता है, वन वे ट्रैफिक होता है कि वो उपदेश देता है, सामने वाले को सुनना है भक्त के तरीके से। और वो 5 बार सांसद रहे हैं, आप उनका पूरा रिकॉर्ड देखिए, वो धमकी से ही अधिकारियों के काम कराते रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मत है कांग्रेस का कि बेहतर प्रशासन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बेहतर समन्वय से मिलता है और वो शुरू से पहले दिन से ही नहीं बन पाया क्योंकि पार्शियल मैसेज दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को टेक ओवर करते समय सत्ता, और उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ा कि तिंदवारी का विधायक ब्रजेश प्रजापति जी अधिकारी को पीट रहे हैं, तो हमारे बगल में बहराइच जिला है, वहां मंत्री के पति अधिकारी को पीट रहे हैं। डीएम की मीटिंग में बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह थप्पड़ मार रहे हैं बीएसए को, तो लखीमपुर की महिला विधायक एक सीओ को चप्पल मार रही हैं। तो ये सब जो घटनाएं हो रही थी उससे अधिकारी और एक पैरेलल सत्ता चल रही है, जो मैंने कई बार इस चैनल पर कहा है बीजेपी के ऑफिस से, जो इसमें मुख्यमंत्री जी को भी तमाम चीजें मालूम नहीं होती, किसके निर्देश से कोई साहब हैं वहां, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट वहां से बनती है और तमाम मैसेज वहां से पास होते हैं। तो ये हमारे लिए अवसर नहीं है, हमारे लिए पीड़ा का बात है क्योंकि 2 वर्ष बीत गया, प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशासन पर कोई पकड़ और कोई इकबाल शासन पर दिखाई नहीं पड़ा। यही कारण रहा। नहीं, लेकिन एक चीज और, हालांकि आईएएस वीक के दौरान मुख्यमंत्री का संबोधन तो एक परंपरा है जहां पर संबोधन देते हैं, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान ब्रिजेंद्र सिंह जी अगर मुख्यमंत्री ये संदेश देते हैं, फिर गाजीपुर में मेरी आवाज पहुंच रही है, सिपाही को मार डाला, तो ये सब चीजें इस बात का रिफ्लेक्शन है कि हमारे 22 करोड़ जनता का दुर्भाग्य है कि जो सरकार हमने चुनी है उसे सरकार चलाना नहीं आता है। ठीक, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह जी, पीड़ा की बात है, इस कोई अवसर नहीं है। ब्रिजेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मंत्री जी, ये नई बात उन्होंने थ्योरी दिया कि अधिकारियों को प्रचार। ब्रिजेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो वही करेंगे, राजनेता ही करता है। सर, मेरी आवाज पहुंच रही क्या आप तक? दिए गए फैसलों की डिलीवरी करता है वो। चले, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं एक रिएक्शन प्रेम कुमार जी इस पर आपका जरूर लेना चाहूंगा। आईएएस वीक में जो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का संबोधन तो एक परंपरा है कि जब भी मुख्यमंत्री जाते हैं सम्मेलन में तो संबोधन देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो अंदाज देखने को मिला, ये अंदाज क्या कुछ कहता है? आप क्या कुछ आकलन कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि आईएएस वीक जैसे मौके पर जहाँ की वो चीफ गेस्ट की तरह मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, वहाँ उनसे इस तरह की तल्खी की अपेक्षा नहीं की जा सकती। और ये तल्खी है अधिकारी, आप ये किसके साथ ये तल्खी दिखा रहे हैं? आईएएस अधिकारी हैं ये सारे लोग, जिम्मेदार हैं, अपने अपने जिले के मालिक हैं, और उनके साथ आप तल्खी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2 तरह की बातें हो सकती हैं। एक, या तो वे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, और या फिर आप किसी और कारण से मानसिक परेशानी में है, उलझन में है, जिस वजह से कहीं का गुस्सा कहीं
सामने आ रहा नहीं, है। कई अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई बेहतर कार्य को लेकर, और जहां पर कुछ शिकायतें मिली उसको लेकर उन्होंने कहा कि तालमेल ज्यादा बेहतर बिठाने की जरूरत है ताकि लोगों तक ज्यादा फायदा पहुंचे योजनाओं का। हाँ, चूंकि जो उन्होंने पीठ थपथपाई वो चर्चा में नहीं आ रही है, या मैं भी उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, जी। तो इसकी वजह यह है कि वो रूटीन से हटकर बात नहीं है। आपको अच्छे काम की प्रशंसा करनी ही होती है, करनी चाहिए, लेकिन आपकी जो तलखी की भाषा है वो ट्रेडिशन से हट करके है, इसलिए हम उस बात पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए, आपको लग रहा है कि सामंजस्य की कहीं कमी है शुरुआत से लेकर अब तक? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो दिसंबर के महीने की बात है संभवतः है कि जबकि 80 से ज्यादा पूर्व अधिकारियों ने, पूर्व नौकरशाहों ने चिट्ठी लिखी थी, और किस घटना पर? उस घटना पर जो बुलंदशहर वाली घटना हुई थी, जिसके बाद की मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी और लोगों को अपेक्षा थी कि उस घटना में जो इंस्पेक्टर को मारने वाले लोग हैं उनको पकड़ने के लिए निर्देश दिया जाएगा उस समय, लेकिन इसके बजाय निर्देश दिया गया था कि गाय को किसने वहां रखा, मरी हुई अवस्था में गाय को कौन ले गया, किसने मारा, कौन लोग थे, उसको प्रायोरिटी दी गई थी। तो लोगों में एक अंदर में जो ब्यूरोक्रेसी में ये गुस्सा था, तो उस ब्यूरोक्रेसी में उस गुस्से को लोग कैसे व्यक्त करें नौकरी करते हुए? तो आज भी जो नौकरशाहों के प्रति मुख्यमंत्री की जो बात है, संबोधन है, उसके प्रति वो अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर सकते, तो कौन करेगा? तो पूर्व नौकरशाह आए थे उनकी तरह से, जुबान बन करके उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये अंदर में जो गुस्सा है वो उसका प्रकटीकरण हुआ था उस मामले में। तो एक बात तो साफ है कि कहीं कहीं तालमेल की साफ कमी दिख रही है। आशीष गुप्ता जी स्वीकार करेंगे इस बात को? जी नहीं, देखिए, जो ये कह रहे हैं कि पूर्व अधिकारियों ने एक पत्र लिखा था, देखिए कुछ अधिकारी हैं जो नौकरी करते हैं, उसके बाद उनके अंदर हो सकता है कोई अपेक्षा जाग जाए, कभी उनके मन में आए कि सर ऐसे एक दो चार अधिकारी हो सकते हैं, उसके 80 पूर्व अधिकारियों का जिक्र है। उन्होंने चूंकि नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप बताइए, देश में 83 का दंगा हो गया, उस समय लोगों ने किसी की प्रशासनिक अक्षमता पर प्रश्न नहीं उठाया। जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी, उस समय किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। भागलपुर का दंगा हो जाता है, तब किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। नहीं, आशीष जी, जाते हैं, नहीं, आप ये जो प्रश्न उठा रहे हैं ये अपनी जगह है। बताइए, आप एक घटना हो जाएगी, लेकिन जब पुलिस महकमे में तैनात अधिकारियों की हत्या होने लग जाए, तब इस तरह का आक्रोश सामने आना तो लाजमी है। समाजवादी पार्टी के शासन में सबसे अधिक पुलिस थानों में घुसकर अधिकारियों की पिटाई की गई, उसकी चर्चा कोई ये नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कोई घटना नहीं, आशीष गुप्ता जी, नहीं, आपको ये लग रहा है कि उसको लेकर चर्चा नहीं हुई है? पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के शासन में उनकी भी खूब लानत मलानत हुई है, अच्छे कामों को लेकर अगर प्रशंसा हुई है, तो जहां पर कमजोर कड़ी रही वहां पर फटकार भी लगी है कोर्ट की तरफ से भी, और सरकार से, पिछली सरकार से जवाब भी मांगे गए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पिछली बातों को मद्देनजर रखते हुए आपसे प्रश्न ना किया जाए। नहीं, बिल्कुल हमसे प्रश्न किया जाए, हम जवाब देंगे। हम राजनीतिक दल जिम्मेदार लोग हैं, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रदेश का शासन इतनी अच्छे ढंग से चला रहे हैं, वहां पर उनकी जिम्मेदारी अधिकारियों को आगाह करने की, उनको चेतावनी देने की कि हमें कहीं भी ढील नहीं। भाई, अगर आप सीमा पर कोई सैनिक खड़ा है, वो अगर हमारी सीमा पर कोई आक्रमण नहीं हो रहा, इसका मतलब वो ढीला नहीं पड़ सकता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मतलब बहुत अच्छा ये प्रयास रहा है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको नहीं, तो यही तो मेरा सवाल था कि कुछ अधिकारी का सपोर्ट नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, आशीष जी, यही तो सवाल था जी, कि जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अगर बॉर्डर पर तैनात सिपाही युद्ध नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल निरंकुश हो जाए, आराम के मोड में चला जाए। यही बात लागू होती है कि यानी कि कुछ अधिकारी हैं जो सरकार की उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं किसी से 100 नंबर की अपेक्षा करता हूं। वो 90 नंबर पाता है तो भी मेरी इच्छा है कि भी 10 नंबर आए, वो 90 नंबर पर भी अच्छा कर रहा है प्रदर्शन। तो अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको चिताया है कि आपसे और अच्छा प्रशासन हो सकता है, प्रदेश को अभी आपसे और अधिक अपेक्षाएं हैं, हम इतने पर संतुष्ट नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इसलिए नहीं लाया है कि हम इतना प्रशासन दें। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के शासन से लोग प्रताड़ित हो चुके थे, परेशान हो गए थे, तब हमको इतना बड़ा जन समर्थन मिला है। उस जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें भी और कुछ जनता को देना है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, और इसको स्वागत करना चाहिए। और प्रशासनिक मशीनरी के प्रति इस पर कोई बहस का बहुत बड़ा विषय नहीं बनाना चाहिए इसको। केसी जैन साहब, कहीं चुनाव का दबाव तो नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी से कहना पड़ रहा है
कि चुनाव प्रचार का काम तो हमारा है, आप विकास के कार्यों को, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाइए, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव की वजह से कुछ दबाव हो योगी जी पर? देखिए अक्षय जी, अभी 2 साल सरकार के हो गए हैं, कोई भी आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। और आप देखिए जिस तरीके से भर्तियां निकलती हैं, भर्तियों में किस प्रकार से घोटाले पकड़े जाते हैं। जो मेडिकल की भर्तियां निकली, एनएम से लेकर के वार्ड बॉय तक, उसमें 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर पास वाले को सेलेक्ट कर लिया गया। और उसके बाद जब मीडिया ने सवाल उठाया तब जाकर के वो चीजें वापस हुई। फिर हुआ नहीं, जिले वाइज वो लिस्ट बन गई थी, इसलिए गड़बड़ी हुई थी। अब 30-35 नंबर जो पाया उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो जब इस तरह गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं अपने चहेतों को लाभ देने की सरकार में बैठे लोग, विधायक मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैन साहब, एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ, इसीलिए घोटाले ये सभी सरकारों के सामने ये दुखद स्थिति होती है क्या कि इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जब विपक्ष में बैठी पार्टियां आरोप लगाती हैं? मैं इससे जोड़ के क्या कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए आप। तो आपने जो प्रश्न किया, बिल्कुल आपका प्रश्न जायज है, क्योंकि कोई आउटपुट दिखाई नहीं दिया। ना तो ये अभी तक कोई नौकरियां निकाल पाए उनको, ना तो भर्ती कर पाए। आप शिक्षा भी देखिए लगातार किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रही हैं। और जो सरकारी कर्मचारी, अभी आप देखिए पूरे के पूरे लखनऊ का जो लोहिया अस्पताल है, वहां किस प्रकार से मेडिकल में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो हर तरफ जो आंदोलन की स्थिति है, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? हर तरफ आंदोलन की स्थिति है। आपके कम्युनिकेशन में कमी है। आप जो चीजें जो जायज मांगे उन पे आप बात नहीं करना चाहते हैं। कम से कम उनसे बातचीत करिए, काम तो आगे शुरू हो। मेडिकल जैसी व्यवस्था में लोग हड़ताल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब कोई काम नहीं किया है, अब अधिकारियों को ये चता रहे हैं कि आप काम करके दिखाइए, आप काम करके दिखाइए, आप काम पे कंसंट्रेट करिए, जिससे कि चूंकि 2019 का इलेक्शन बिल्कुल सिर पे है, इनको लगे कि हमने ये काम कर दिए। कुछ गिराने को तो हो इनके पास, हो सकता है केंद्र सरकार अपनी चीजें गिराए, लेकिन प्रदेश सरकार पे अगर योगी जी मान लीजिए ये स्टार प्रचारक बनते और जाते हैं सब जगह पे, तो क्या बताएंगे ये कि हमने क्या किया है इतने सालों में। रही जैसे आप देखिए अखिलेश जी के बारे में बता रहे थे, जो काम अखिलेश जी ने किया उन्हीं कामों को अभी ये पूरा नहीं कर पा रहे। अगर मेट्रो है, मेट्रो अखिलेश जी ने दी, आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश जी ने दिया, जिन चीजों का ये डबल ट्रिपल फीता काट रहे हैं। तो अब ये अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं, कुछ आप भी करिए, कुछ हमारी सरकार का भी ऐसा आ जाए कहने के लिए, गिराने के लिए कि हमने भी ये काम किया। लेकिन योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, उसी भड़ास को ये जाकर के इस तरीके से आईएएस बीट में जाकर के उसको निकाल रहे और कह रहे हैं आप लोग काम करिए। चाहे स्वच्छता मिशन हो, इन अधिकारियों को संबोधन के दौरान उन्होंने तारीफ भी की कि स्वच्छता मिशन को लेकर सूबे में बेहतर काम हुआ है। जापानी इंसेफ्लाइटिस की वजह से जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें भी काफी कमी आई है। सौभाग्य योजना के जरिए 1 करोड़ कनेक्शन की बात कर रहे हैं। साथ ही कुंभ के सफल आयोजन को लेकर पीठ थपथपा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्यूरोक्रेसी की। तो जहां इन तमाम कामों को लेकर जहां सराहना कर रहे हैं, वहीं पर यह कह रहे हैं कि अब वक्त नहीं है कि आप पूरी जी जान से जुट जाइए अपने फर्ज को सही तरीके से अंजाम देने के लिए, ताकि आम लोगों तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचे। तो ये बेहतर स्थिति नहीं है क्या कि चुनाव अगर चल भी रहे हैं तो चुनाव अपनी जगह है, लेकिन विकास के कार्यों में कोई रोक नहीं होनी चाहिए? नहीं आदरणीय अक्षय जी, जो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी बात कह रहे थे उसको पकड़ने की कोशिश करिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि जब बुलंदशहर की घटना हुई तो हमारे मुख्यमंत्री जी उस दिन प्रचार में थे 12 तारीख को, और फिर 13 तारीख को भी वो तेलंगाना चले जाते हैं। 4 सीट थी, बाद में 1 हो गई, उनका प्रचार का नतीजा बाद में आया। राजस्थान भी चला ही गया जहां हनुमान जी की जात बता के आए थे। फिर जब वो 9 बजे रात को मीटिंग करते हैं तो ये नहीं कहते कि किसको गिरफ्तार करना है या निंदा कर दें कि उनका एक जाबाज इंस्पेक्टर मारा गया है। वो कहते हैं साहब वो गाय कौन काटा था उसको पकड़ा जाए, जबकि वो एक परसेप्शन बनाया गया था। दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि आप किसी एक बीजेपी नेता या माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लाइन का बयान किसी के पास हो दिखाइए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या प्रायोजित रूप से की जाती है। कोई सगुन पांडे है इनकी महिला और विश्व हिंदू परिषद की, और वीडियो फुटेज बना के मिठाई बांटी जाती है। राष्ट्रद्रोह का इससे बड़ी घटना हिंदुस्तान के लिए किसी दुनिया के लिए नहीं हो सकती, जो पूरी दुनिया का शांत पुरुष है। कौन सा ये आपने गंभीर विषय उठाया, इस पर आशीष जी से हम जवाब ले लेते हैं।
मैसेज दे रहे हैं अपने अधिकारियों को, तो इसी प्रकार की चीजें होंगे। ठीक है, आशीष यही गुप्ता जी, कारण जवाब है दीजिए। कि ये तो गोंडा वाकई में जनपद के शर्मिंदगी की वजह नहीं है। पिछले साल का भी 1 क्या आपके अपने लोग ही किरकिरी का कारण बन जाते हैं? भुगतान नहीं हुआ। ठीक है, और 10% आपके इस सवाल पर जवाब ले लेते हैं। अभी 1 पैसा नहीं दिया गया। ब्रिजेश सिंह जी, छुट्टा जानवर पूरे देश को सर, स्कूलों में आपके लेकर ही के सवाल बंद का कर रहे जवाब हैं। ले लेते हैं, तो फिर मैं दोबारा आपके सरकार पास आ में, जाऊंगा। प्रशासन में समन्वय नहीं है। ठीक, हम और इसीलिए तो सर समन्वय चर्चा तभी कर रहे बनेगा हैं जब कि पारदर्शी ये खत्म तालमेल की होगी। कमी है क्या, क्योंकि अगर शासन और प्रशासन के बीच में तालमेल का अभाव होता है तो निश्चित तौर पर उसका असर आम जनता पर पड़ता है। इसीलिए हम इस बहस को चर्चा में लेकर आए। आशीष गुप्ता जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं पहले आपका बता दूं कि जो आपने वो कुसुम पांडे की चर्चा की, वो ना हमारी पार्टी की कोई सदस्य है, ना नेता है, ना उनकी उस घटना से हमारा कोई संबंध है। वो घटना जो घटी उसको मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। उस घटना की कोई सराहना नहीं कर सकता। और जहां तक महात्मा गांधी की बात आप लोग कर रहे हैं, तो इस देश का एक बड़ा राजनीतिक दल जो गांधी के नाम पर राजनीति करता रहा, उसने गांधी को कभी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की नहीं सोची। जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनका जो स्वच्छता का सबसे बड़ा संदेश था, आज पूरे देश में स्वच्छता की जो अलग जगाने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने स्वच्छता के लिए जागरण फैलाया, छोटे छोटे बच्चे आज आप देखेंगे स्वच्छता की चर्चा करते हैं। बारी बारी से सुन लीजिए, फिर ब्रिजेश सिंह जी मैं आपके पास आ रहा सराहनीय हूँ। प्रयास जैन साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। निश्चित रूप से सराहना करना चाहिए। ब्रिजेश सिंह महात्मा जी, गांधी ऐसे आपकी बात समझ में नहीं आएगी ना, एक साथ अगर आप सब बोलेंगे तो दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। और ये सब मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप अपनी बात रखिए। रखिएगा। कहीं पर न राजनीतिक सुचिता है और न कुछ, केवल ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं और अवसरवाद की राजनीति करते हैं। और गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, जो न कभी कांग्रेस ने किया और न कभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जब उनके ऊपर सम्मान प्रदर्शित नहीं कर सकते आप। आशीष गुप्ता जी, ब्रिजेश सिंह जी यही सवाल अरे उठा आपसे रहे हैं। तो ये भी नहीं हो रहा है कि गांधी के नाम पर एक झाड़ू उठाकर आप स्वच्छता की बात करें। आप तो देश में जो काम होना चाहिए उसके पक्ष में कभी रहते ही नहीं है। और गांधी अहिंसा की बात करते थे, पुलिस थानों में घुसकर आपके कार्यकर्ताओं ने जो है पुलिस वाले अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना की। चलिए ठीक है, इन सिद्धांतों की आप बात कर रहे हैं, हम अपने विषय पर भी वापस आ जाते हैं। ये सब गांधी जी का सपना था जिसे पूरा किया कांग्रेस पार्टी ने। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आऊंगा। आपको नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री की जो तलखी है विपक्ष के लिए बैठे बिठाए बिन मांगे मुराद जैसी है? चुनावी बेला में प्रहार करने का मौका मिल गया सरकार के लिए। देखिए, एक बात तो यह है कि उनको यह अधिकार है कि अपने अधिकारियों के साथ में बात करें, निर्देश दें। हाँ, ये उनका अधिकार है। हम इसकी तुलना करना चाहेंगे कि एक पार्टी है, मान लीजिए जी जी, पार्टी की अगर राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही हो, ठीक है, और उसमें आकर के उसका पार्टी का अध्यक्ष कहे कि आप जाइए और डिनर भी आपको नहीं करना है या लंच भी नहीं करना है और इमीडिएट अपने अपने काम में लगिए, ये इस तरह का अगर भाषण देते हैं तो मतलब क्या है कि वो आयोजन जो है वो गैर जरूरी है जी। तो इससे मैसेज ये गया, मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्देश दिया, तलखी दिखाई कि ये जो वीक बन रहा था आईएएस वीक, ये बेकार की चीज है, यहाँ आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये मैसेज जा रहा है। तो क्या आईएएस वीक मनाना बेकार की चीज है, टाइम बर्बाद करना है? ये एक बात, मैं एक नया सवाल उठा रहा हूं। जी जी। उसके बाद आप देखिए कि अधिकारियों के बीच आप कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे होता है जी। आपने पिछले 1-2 महीने पहले भी ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने सीईओ लेवल पर डायरेक्ट निर्देश दिया था, तब भी बात उठी थी कि मुख्यमंत्री का काम क्या सीईओ को निर्देश देना है? अरे एक सिस्टम है, वो सिस्टम वर्क करेगा कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट सीईओ से बात नहीं तो ऐसी नौबत क्यों आती तो है? हाँ, ये ऐसी नौबत क्यों आती है? तो ये ऐसी नौबत इसलिए आती है क्योंकि हम किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करने में विफल रहते हैं। अब क्यों विफल रहते हैं? विफल इसलिए रहते हैं कि जो सिस्टम में अराजकता है, भ्रष्टाचार है, क्राइम है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो राजनीतिक सोच और इच्छा शक्ति होती है, उस इच्छा शक्ति में कमी आती है। अब मॉब लिंचिंग की घटना होगी तो हम नहीं बोलेंगे, है ना, या बुलंदशहर की घटना होगी तो हम किसी दूसरे ढंग से रिएक्ट करेंगे। इस तरह के जब वाकयात होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने आप उस ढंग से बिहेव करने लगता है और कंट्रोल कम होने के जो तरीके, और अगर भ्रष्टाचार के मामले भी, उसका मैं उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि वैसे मामले सामने आएंगे तब उदाहरण रखेंगे फिलहाल, लेकिन ये इस तरह की समय जब राजनीतिक नेतृत्व अगर अलग तरीके से बिहेव करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी हिसाब से अलाइंड होने लगता है। ये सबसे बड़ी कमी होती है कि जब अनुशासनहीनता फैलती है।
आशीष गुप्ता जी, प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं कि अगर आईएएस वीक के दौरान अधिकारियों को थोड़ा एंजॉय करने का मौका मिल जाता तो हर्ष क्या थी, ये तो उनका अधिकार भी है। देखिए, अभी पिछले प्रदेश में और केंद्र में जब माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, सबको पता है कि प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। केंद्र में माननीय मोदी जी के आने के पूर्व ये एक कहावत थी कि बड़े अधिकारी जो है 12 बजे ऑफिस जाते थे और शाम को 4 बजे गोल्फ खेलने चले जाते थे। जिस देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 16 घंटे 18 घंटे काम करता हो, जिसने अपना जीवन कहा हो कि हम राजनीति में सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हमें यहाँ पर ऐसो आराम करना, हमें जनता की सेवा करनी है, जनता को एक अच्छा शासन देना है, उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमें सुख सुविधाएं देनी है। केंद्र की सरकार जो योजनाएं बनी है अखिलेश सरकार के समय में जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, वो ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी की वजह से नहीं पहुंच पाती थी। और आज हमारी सरकार आई है, चाहे वो शौचालय निर्माण की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे किसानों का ऋण माफी हो, चाहे कौशल विकास की योजना हो, सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, एयरपोर्ट का निर्माण हो, इतना काम हो रहा है। अगर ब्यूरोक्रेसी हाथ पर हाथ रखकर बैठेगी, कहीं ढीली पड़ जाएगी, तो निश्चित रूप से जनता को जो लाभ मिलना चाहिए तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। और निश्चित रूप से पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्क कल्चर उत्तर प्रदेश का रहा, अधिकारी जिस प्रकार से हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते थे, वो काम अब माननीय योगी जी की सरकार में नहीं चल पाएगा। इस चीज को उन्हें समझ लेना चाहिए। अभी केसी जैन साहब ने एक सवाल उठाया, आशीष गुप्ता जी, केसी जैन साहब ने यही कहा कि यह स्थिति इस वजह से ज्यादा बनी है कि सरकार का पूरा होल्ड योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, बाकी लोगों के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। और यही वजह है कि पार्टी के तमाम नेताओं को सुना नहीं जाता, अधिकारी सुनते नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उन पर उल्टा हावी है। नहीं, उन्होंने आधी बात कही। उनको थोड़ी बात पहले से शुरू करनी चाहिए थी कि अखिलेश के समय में 5 मुख्यमंत्री काम करते थे और लोगों को पता नहीं रहता था कि किसके कहने पे कौन सा काम करना है। आज उत्तर प्रदेश में हमें पता है कि सर्वमान्य रूप से हमारे जो नेता हैं माननीय योगी जी हैं, पूरी सरकार उनके हाथ में है, उनके दिए गए निर्णयों के अनुसार, निर्देश के अनुसार सरकार चल रही है। और उत्तर प्रदेश में हमारी जो सरकार है, हमारा एक एक विधायक 50-50 हजार 60-60 हजार वोटों से जीता है। 325 विधायक हमारे बने हैं। एक एक विधायक से जाकर मिलिए, उसके अंदर अपने क्षेत्र में काम करने की क्या लालसा है। सर, मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए कि आपके सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं, आपके सहयोगी भी सवाल उठाते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों पर ध्यान न करके अब तमाम दूसरी चीजों पर फोकस करते हैं। ये आरोप भी तो लगते हैं, और ये कोई दूसरे नहीं है, आप लोगों के सहयोगी भी सवाल उठाते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारी सरकार बनी, हमारा मुख्य मुद्दा था भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, विकास करना और अपराध पर नियंत्रण। इन 3 लक्ष्यों को फोकस करके हमारी सरकार ने लगातार काम किया। अभी हमारी सरकार को 2 साल होने वाला भी 2 साल भी नहीं हुआ है, और आप देखेंगे अपेक्षित परिणाम उत्तर प्रदेश में मिलना शुरू है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि सड़कों के गड्ढे भरने की बात। अरे आप गड्ढा भरने के लिए हमसे पूछ रहे, इतना ही बता देते कि वो गड्ढे किए किसने थे। सपा और बसपा की सरकार 10 साल रही उत्तर प्रदेश में, दोनों लोगों ने मिलकर 1 लाख किलोमीटर गड्ढे कर दिए 10 साल के अंदर, और बनाने के लिए हमको 2 साल का आप समय नहीं दे रहे। 90 दिन के अंदर आदरणीय केशव प्रसाद सर 100 दिन का फिर वादा क्यों कर दिया था? सवाल तो फिर पूछे जाएंगे ना सड़कों को गुप्ता जी, केवल आपको 90 दिन के अंदर। फिर आप दावा नहीं करते, आप ये कहते हैं कि हम 5 साल में सड़कों के गड्ढे भरेंगे, आपने कहा हम 100 दिन में भर देंगे, फिर तो सवाल उठेंगे। देखिए, आप देखिए, आप ये गलत बात। सर मैं बयान सुनवा सकता हूं, जिसने गड्ढा किया, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। बिल्कुल, मैं उसी बयान पर बात कर रहा हूं कि 100 दिन में हमने कहा कि हम गड्ढे भर। मैं ब्रिजेन जी आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। 900 दिन के अंदर 90,000 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर सड़कों का हमने गड्ढा भर दिया, ये भी हमारी उपलब्धि है। और उसके बाद वो पूरी सड़कों पर गड्ढे भर दिए गए। लेकिन उसके साथ प्रश्न ये भी उठना चाहिए कि एक सरकार 100 दिन के अंदर काम करके दिखा सकती है, और 2 सरकारें 10 साल में किस जैन साहब आपके पास ही आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश को ये भी बताना चाहिए। यहाँ पे दरअसल 3 मुख्यमंत्री है। नहीं, कैसे जैन साहब, एक जो मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, जो कहीं ना कहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था, और बीजेपी ने नारा दिया था कि भ्रष्टाचार पर वार, अब की बार बीजेपी सरकार, कुछ इसी तरह का नारा था। आपको लग रहा है कि पिछले करीब 2 सालों के अंदर इसमें कुछ कमी आई है? नहीं, देखिए, कुछ कमी कुछ ज्यादा की बात नहीं है। मेन बात तो है कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर गई है। आप देखिए, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ लखनऊ में, उसमें सिर्फ गमलों को इधर से उधर करने में जो है करोड़ों रुपए का पेमेंट कर दिया गया। और जो 1.5 मिनट की फिल्म बनी, 1.5 मिनट की जो क्लिपिंग थी दिखाई गई वहां पर, उसका पेमेंट 1.5 करोड़ रुपया किया गया। और वो गुजरात की एक कंपनी थी।
जिसने वो वहां पर फिल्म चलाई थी, फिल्म बनाई थी, जिसको काम दिया गया था। अब 1.5 करोड़ रुपया फिल्म में बनने में आ गया। आप भी पत्रकार है, मीडिया जुड़े, आप जानते हैं कितना खर्चा आता है। जिस फिल्म को बनने में मैक्सिमम 10 लाख रुपया तक खर्चा आ सकता है, उसको जो है इन्होंने 1.5 करोड़ में पेमेंट किया। ये भ्रष्टाचार नहीं है? गमलों को इधर से उधर करने में मात्र जो है 50 लाख रुपया खर्चा दिखा दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं है? अब ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है। गोरखपुर में 100 से ज्यादा बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए, जबकि वहां पे पेमेंट वहां अकाउंट में मौजूद था, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद थे, खाली सिलेंडर लगा करके चला दिए गए। ये भी नहीं पता चला कि बच्चे को वास्तव में ऑक्सीजन चल रही नहीं चल रही है। शायद ऑक्सीजन का सिलेंडर, खाली सिलेंडर नहीं लगाया गया होता तो बच्चे 100 से ज्यादा जो मरे वो नहीं मरे होते, लेकिन वो अधेले में रखा गया कि नहीं ऑक्सीजन चल रही है, इसलिए 100 से ज्यादा वहां बच्चे मरे। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार की तो यह चरम सीमा है। और जिसकी ये बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, ये तो काल्पनिक रूप से कह रहे हैं 5 मुख्यमंत्री थे, 10 मुख्यमंत्री थे। चलिए हमने मान लिया, आपने तो घोषित 3 मुख्यमंत्री बना रखे हैं और आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हार जाते हैं। जब अखिलेश यादव जी, वहां पर अखिलेश जी की जब सरकार अब नहीं है, उसके बाद में आप कहते हैं हमने काम किया। आपने काम किया तो उपचुनाव में लोकसभा में आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की खाली की हुई सीटें दोनों आप हार जाते हैं जी। तो इससे क्या पता चलता है? नहीं, लेकिन के सामने जिस सारी चीजें इंसेफेलाइटिस का आपने जिक्र किया, आपको स्वीकार कर दिया है। मैं ब्रिजेश सिंह जी, जिसको आप उसी इंसेफेलाइटिस को लेकर तो अभी हमने जिक्र भी किया कि मुख्यमंत्री अधिकारियों की सराहना कर रहे थे कि काफी हद तक कमी आई है। इसी ने कारा स्टेडियम बनाया, ठीक है, इसी ने आगरा एक्सप्रेसवे दिया, ठीक। इसी ने तो आप लोग चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठाएंगे ना जैन साहब? हमने तो काम लिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप लोग इशू बनाएंगे चुनाव के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अच्छा जी, हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने आपको अभी पहले के स्टेटमेंट में आपको बताया कि नौकरियों में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्रिजेश सिंह जी, चाहते लोग ब्रिजेश सिंह जी, ठीक है, मैं जैन साहब आपके पास आऊंगा। बाद में जो काम कर रहे हैं, कामों में किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, जिस इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया केसी जैन साहब ने, ब्रिजेश सिंह जी, कि इन्वेस्टर समिट में भी गड़बड़ी की गई है, गमलों का भी जिक्र किया और वो एड फिल्म का भी जिक्र किया। तो मान लीजिए वो इन्वेस्टर समिट है, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग तो सफाई महोत्सव में भी देखने को मिला है ना। हेलीकॉप्टर मेहमानों के लिए उड़ाए जाते थे, वो भी जनता के सामने है। और इन्वेस्टर समिट के दौरान अगर इस तरह का कुछ प्रचार किया जाता है तो उस पर सवाल उठने चाहिए क्या? नहीं, एक मिनट में लूंगा आपका। अच्छे जी, बात सफाई के कार्यक्रम की नहीं है। बात यह है कि जो है गोरखपुर महोत्सव भी बनाया गया, वो अलग बात है कि किस में कितना खर्चा हो रहा है। लेकिन अगर आप जिसमें 10 लाख रुपया खर्च होना चाहिए, उसमें आप 1.5 करोड़ रुपए पेमेंट कर रहे हैं, ये तो खुला भ्रष्टाचार है ना। सर, सरकार से जवाब मांगिए ना। आप 10 मिनट फिल्म का 1 करोड़ रुपए पेमेंट करिए। आप 1-1.5 मिनट की फिल्म का 1.5 करोड़ रुपए पेमेंट कर रहे हो तो भ्रष्टाचार है ना। तो नहीं, सरकार से आप लोगों ने इस संबंध में जवाब नहीं मांगा क्या? आप लोगों को तो अड़ के जवाब मांगना चाहिए था कि ये गड़बड़ी क्यों हो रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न उठाए गए, लगातार प्रश्न उठाए गए, जवाब मिला। और इनको तो जवाब जनता दे रही सीधे सीधे। नहीं, सरकार की तरफ से आप लोगों को जवाब मिला जैन साहब? नहीं, ये तो कह रहे हैं कि भाई हम जितने काम कर रहे हैं सब साफ सुथरे हैं। अगर हम मेट्रो का पूरे उद्घाटन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जिसपे सवाल उठा रहे, जिसको आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं, जिसको ये भ्रष्टाचार कह रहे थे, यही जो है जो गोमती रिवर फ्रंट है, जिसपे इन्होंने सवाल उठाए और कहा ये कंपनी चोर है, उसी कंपनी को दोबारा काम दिया गया और उसी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पेमेंट किया गया है कि आप आगरा एक्सप्रेस ये रिवर फ्रंट बनाइए। ठीक तो है, अगर वो गलत कंपनी थी तो उसको क्यों काम दिया आपने? ठीक। ब्रिजेश सिंह जी, अपनी बात रखिए। मैं इस पर 2-3 बातें अच्छे जी कहना चाहता हूं। जी जी। सरकार चलाना एक डिफरेंट कला है। हाँ। आदरणीय आदित्यनाथ जी अपने गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी से सीखे, जो ने बहुत कम पैसे में ये जो गोमती नया बना गोमती नगर और नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, या मायावती जी मुख्यमंत्री थी, आप जो डेवलपमेंट देखिए अमोसी एयरपोर्ट से पॉलिटेक्निक तक जाइए तो एक बदला लखनऊ नजर आता है। दरअसल इनका इकबाल बन नहीं पाया और इन तीनों से न सीखना चाहें नहीं, तो ब्रिजेश सिंह जी, ये मौके की बात होती है क्या? अभी अब बीएसपी सुप्रीमो की शान में आप कसीदे खड़ रहे हैं,
तो ये चुनावी मजबूरी की नहीं, वजह से है। मैं दूसरी बात कह ये रहा हूं, सवाल इसलिए ना सर, सुन तो लीजिए, ये ब्रजेंद्र सिंह जी सवाल इसलिए क्योंकि अब से कुछ वक्त पहले तक तो आप लोग सवाल करते थे कि बीएसपी सीमो आकंठ तक डूबी हुई है भ्रष्टाचार में। मूर्तियों को लेकर आप लोगों ने भी तो सवाल खड़े किए ना, एनआरएचएम को लेकर आप लोगों ने भी तो सवाल खड़े किए ना। नहीं, हम सब लोग करप्शन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ। ऐसा कौन सी बात है कि 19 नंबर पाने वाला अध्यापक हो जाता है, 119 नंबर वाला फेल होता है, 123 वाला फेल होता है और हाई कोर्ट को उसको देखना पड़ता है। ठीक है, ये तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का दुर्भाग्य भी है कि नियुक्तियां होती हैं तो उस पर भी कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। प्रशासन की जवाबदेही। यूपी सरकार की तमाम घोषणाओं के बाद अगर किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है, सरकार के तमाम घोषणाओं के बाद छुट्टा जानवर उसकी फसल खाए जा रहे हैं, तो कौन सा प्रशासन है? ठीक है, आशीष गुप्ता जी जवाब दीजिए। करना होगा और तालमेल बनाना होगा। ये 22 ब्रजेंद्र सिंह सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को गायों की ज्यादा चिंता है, आम जनता की जान से कोई ज्यादा परवाह नहीं है। मिशनरी इसलिए फेल हो रही है, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ही बेईमान हैं। ठीक है, आशीष गुप्ता जी जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री को बेईमान बता रहे हैं। देखिए, गोमती रिवर फ्रंट नहीं, देखिए ये तो इनकी भाषा ही गलत है और ये हमेशा चूंकि भ्रष्टाचारी लोग रहे तो इनको तो कहीं ईमानदारी दिखती नहीं। ये जौहर विश्वविद्यालय में बग्घी चलाएंगे तो उस पर भी करोड़ों रुपए का पेमेंट कर देंगे और सैफई महोत्सव कराने सुन लीजिए आप ही के सवालों का जवाब है। तो इनके पास पैसा नहीं बचता सैफई महोत्सव कराने का। रिवर गोमती रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार किया और मूर्ति स्मारक घोटाले में इनका देखिए टाई अप था बहुजन समाजवादी पार्टी से। पहले रिपोर्ट दर्ज होती है, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। खनन घोटाले में सीधे अखिलेश यादव का नाम आता है। गायत्री प्रजापति पैसा लेके किसके पास पहुंचाता था ये सबको पता है। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार जिन्होंने चलाई हो उनको ईमानदारी की सरकार जब दिखती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि क्या देश में एक ईमानदार सरकार भी हो सकती है। कांग्रेस इनका नेचुरल अलायंस है, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, घोटालों के विशेषज्ञ हैं। इनको तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के सिलेबस चलाने चाहिए और उसके लिए कांग्रेस और समाजवादी आशीष गुप्ता जी लेक्चर जो आरोप आप लगा रहे हैं वही आरोप अब विपक्षी पार्टियां आप लोगों पर लगा रही हैं। अभी केसी जैन साहब के आरोप को आपने नहीं सुना, ये वो लोग ब्रजेंद्र सिंह जी के आरोपों को आपने नहीं सुना। वो भी कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। इन्वेस्टर समिट में भी गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। गायत्री प्रजापति पैसा किसके लिए इकट्ठा करता था? उनके सवालों का जवाब तो दीजिए ना फिर। क्या किया भ्रष्टाचार एनआरएचएम घोटाले में, नोएडा घोटाले में उसने क्या किया? और उन्होंने चीजें खुलेगी तब जनता देखिए यही तो आपकी हताशा है। आपको जनता ने मैं आपके पास आऊंगा ना, आपको पूरा मौका दिया, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। राजनीतिक दल होने के बाद आप आधे राज्य के भी नहीं बचे। 80 में से 40 लोकसभा सीट लड़ने के लिए भी आपको सत्ता में जो बैठा वो नेता नहीं मिलता चुनाव लड़ने के लिए। जब उपचुनाव में हम जीतते थे अखिलेश जी की सरकार में तो आप कहते थे जो सत्ता में बैठा वो जीत जाता है और आप सत्ता में बैठे हार जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया। तभी तो आपने ये सारी चीजें जनता तय करती है। चलिए ठीक है, मैं केसी जैन साहब आपके इस सवाल पर जवाब प्रेम कुमार जी से ले लेता हूँ। प्रेम कुमार जी, क्या जो खैर ये विपक्षी पार्टियों को अधिकार है अपनी बात रखने का इस संबंध में कि वो उपचुनाव की जीत को उस परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहते हैं कि सरकार से जो नाराजगी है उसका वो रिजल्ट था, क्या इसको इस तरह से देखा जा सकता है और लोकसभा चुनाव में इनका असर पड़ता है उपचुनाव में हार या जीत का? ऐसे तो उपचुनाव के नतीजों का असर आमतौर पर नहीं देखा गया है। जैसे आपने देखा और मानने से इनकार भी करती हैं सत्ताधारी दल अक्सर, लेकिन गोरखपुर और फूलपुर का मामला थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ एक सिर्फ सत्ताधारी दल का सवाल नहीं था, यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की वो सीट थी और वहां पर ये सत्ताधारी दल की हार हुई। तो इसको और एक ऐसा पैमाना बना, एक ऐसा उदाहरण बना कि यहाँ सपा बसपा गठबंधन का जन्म, उसकी आधारशिला वो बन गई, वो उपचुनाव बन गया। उसकी वजह से ये सपा बसपा गठबंधन सामने आया। तो ये देश में एक ऐतिहासिक ये उपचुनाव थे और उसका ये मतलब। लेकिन आम जनता में क्या मैसेज जाता है कि दो धड़े जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, सपा बसपा की हम बात कर रहे हैं, इसको गेस्ट हाउस कांड से भी जोड़ते हैं। ये तो सिर्फ अच्छा, दो साथ में पार्टी आ जाना, इसका भी कोई मैसेज आम जनता में जाता है?
ये राजनीति में कोई पहली बार ऐसी बात नहीं हुई थी। ये अक्सर चर्चा में होती, जैसे आप इधर सपा बसपा बोलते हैं, दूसरे लोग पीडीपी बीजेपी बोलती है ना, कि ये उदाहरण तो सामने आते रहे हैं। लेकिन सपा बसपा गठबंधन अगर एकजुट हुए हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि दो इंटरप्रिटेशन है। एक ये कि ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए एकजुट हुए हैं, दूसरा ये कि जो बीजेपी की मोनोपोली थी उसको चुनौती देने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। और ये जाहिर है कि राजनीतिक पार्टियां चूंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये माना जाएगा अगर ये फूलपुर में हार रहे हैं और गोरखपुर में हार रहे हैं तो ये मतलब निकलेगा कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर के बीजेपी को जवाब दे रही है। ये इसका मतलब निकलना जायज है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी का आज जिक्र कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे संकल्प के साथ अधिकारियों को जुट जाना चाहिए ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। ब्यूरोक्रेसी में संकल्प की कमी दिखाई देती है आपको? ब्यूरोक्रेसी देखिए संकल्प विहीन तब होता है जब राजनीतिक नेतृत्व बेईमान होता है। अभी चर्चा में सामने आई, सारे दल एक दूसरे के खिलाफ में आरोप लगा रहे हैं, उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार गिना रहे हैं। तो ये क्या बगैर ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार हुआ होगा? निश्चित रूप से नहीं हुआ होगा। जो भी उदाहरण सामने आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी के खिलाफ भी आरोप लगते हैं और नेता के खिलाफ भी लगते हैं। जितने भी बड़े घोटाले देख लीजिए, बिना ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से नहीं होता है। और न राजनीतिक नेतृत्व की ईमानदार रहते हुए ऐसा हो सकता है। बेईमान होता है राजनीतिक नेतृत्व, दोनों मिल करके भ्रष्टाचार करते हैं तब भ्रष्टाचार होता है। ये सच्चाई है, इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता है। अदालत ही इन चीजों को सामने लाती है, लेकिन अदालती प्रक्रिया हमारे यहाँ इतनी सुस्त है कि बहुत देर में रिजल्ट आता है। नतीजा है कि लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके रह जाते हैं। ये स्थिति है। लेकिन बिना राजनीतिक नेतृत्व की मिली भगत से भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। कोई दंगा भी नहीं होता है, कोई क्राइम भी बड़ा नहीं होता है अगर राजनीतिक नेतृत्व की ईमानदारी जब तक नहीं डगमगाती है। आशीष गुप्ता जी, जवाब दीजिए नियत पर सवाल। देखिए, मैं पहले आपको बताऊं कि मैं पहले आपको एक जवाब दूं कि इन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने वाली है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुए तो 14 में से 12 सीट भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की हार गई और अखिलेश यादव जी ने जीत लिया। अगर वो उपचुनाव के परिणाम ही सब कुछ सही होते तो 2017 के विधानसभा चुनाव में 50 सीट से नीचे अखिलेश यादव जी न जाते। दूसरी बात, माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित का एक महागठबंधन माननीय मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। उस गठबंधन के खिलाफ दो नेताओं ने आपस में गठबंधन कर लिया, जो मायावती जी और अखिलेश यादव जी ने किया। निश्चित रूप से अभी जो कल बजट आया, उस बजट को आने के बाद इन सबके बिल्कुल होश उड़ चुके हैं। इन्हें पता है कि अपने अस्तित्व के लिए, जो अभी माननीय पत्रकार महोदय कह रहे थे कि ये गठबंधन अस्तित्व को बचाने के लिए हुआ, तो अब मैं जैन साहब आपके पास ही आ रहा हूं। हो जाएगा मुश्किल। मैं आपके पास ही आ रहा हूं। कितना कम से कम वोट मिलेगा। तो आज ये जान रहे हैं कि विकास की राजनीति के आगे आज जो इन्होंने सोच रखा है, देखिए मैं एक बात बताऊं, इनकी मानसिकता क्या है। ये वोटर को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को लगता है यादव और मुसलमान इनके साथ है और बहन जी को लगता है दलित हमारे साथ है। लेकिन देखिए, गंगा में पानी बहुत बह चुका है, विकास की गंगा बहुत बड़ी चल चुकी है इस देश में और लोगों का माइंडसेट बदल गया है। आशीष गुप्ता जी, एक बात का जवाब आप दीजिए। सीधे देख रहे हैं कि उन्होंने जिस वोट से जिस सरकार को चुना, उस सरकार ने उस जनता को क्या दिया। सर, कभी आप लोग कहते हैं कि जनता जनार्दन है, वो सब कुछ समझती है ना। कभी आप उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं तो फिर प्रश्न उठता है। मुझे एक बात का जवाब आशीष गुप्ता जी दे दीजिए, फिर मैं जैन साहब आपके पास ही आ रहा हूँ। जैन साहब, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। आशीष गुप्ता जी, जी चुनाव का दबाव है क्या? जी, सवाल ही मैंने सुन पाया, इतना हल्ला हो रहा। फिर सवाल कर दिया मैंने। जी बोलिए। चुनाव का दबाव है क्या? जी, किस चीज का? चुनाव का दबाव है क्या बीजेपी पर? हेलो, नहीं चुनाव का, देखिए फिर वही बात। आज इस देश में कब चुनाव नहीं होता? अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, तब हम कोई आयुष्मान योजना लाए तो आपने कह दिया 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए आप इस योजना को लाए। हम उसके पहले शौचालय की योजना लाए तो आपने कहा गुजरात में चुनाव हो रहा है। आज हम बजट लाए तो आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। भाई, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना बजट की बात कर रहे हैं ना योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप खूब लाइए, आप लोगों का अधिकार है। दरअसल ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जिस IAS वीक की हम बात कर रहे हैं उसमें ही कुछ अधिकारियों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि 1-2 घंटे के बाद गवर्नर हाउस में कार्यक्रम था, डिनर कर लेने देते, उसके बाद चले जाते वो अपने अपने जिलों में और अपना काम करते। उनमें से आवाज उठ रही, इसीलिए मैंने सवाल किया।
देखिए, अधिकारियों को समझना चाहिए वो इस राज्य के मालिक नहीं है, कोई राजा नहीं है। जिस राज्य का मुखिया जिसको जनता ने चुन के भेजा है वो 18 घंटे काम कर रहा है, और अगर वो अपेक्षा करता है कि हमारे अधिकारी भी जी जान से आज मेहनत करें तो उनको करना चाहिए। उनको इस बात पर बैठकर उसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए कि वो 2 घंटे बाद अगर डिनर हो रहा था तो उसकी क्या आवश्यकता थी। ठीक है, केसी जैन साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जनता के बारे में सोचना चाहिए, हमें आईएएस जिन्हें अधिकारी ये के बारे में बातें तो ज्यादा नहीं सब सोचना सभी चाहिए। राजनीतिक दल कहते हैं, और खासतौर पर जो सत्ता पर आसीन होता है कि हम जनता का भला चाहते हैं, लेकिन कितना भला होता है इसको लेकर प्रश्न उठते हैं। केसी जैन साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए जो बहुत बड़े बड़े वादे कर करके योगी सरकार केंद्र में आई, बड़े बड़े वादे कर करके जो है मोदी जी की सरकार केंद्र में आई थी और योगी जी की सरकार प्रदेश में आई, लेकिन इनके सारे की सारे वादे आप देखिए खोखले साबित हो रहे हैं। जिसपे ये प्रश्न लगा रहे थे कि आपने लैपटॉप नहीं बांटा, हमने 1 साल तक पूरा लैपटॉप बांटा, और उसके बाद में जो हमने लैपटॉप दिए तो जो लगभग हर घर में एक लैपटॉप पहुंच चुका था। उसके बाद में जो टॉपर्स थे, हर जिले के टॉपर्स थे, उनको हमने लैपटॉप दिया। इन्होंने लैपटॉप की घोषणा की, इन्होंने एक भी लैपटॉप नहीं बांटा। और किसानों की जो बात कर रहे थे, किसानों को राहत देने वाले इन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि 2 अक्टूबर को किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। तो आप देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अभी हमने इन्वेस्टर्स मीट का आपको एक उदाहरण दिया। कुल मिलाकर के योगी सरकार बिल्कुल फेल साबित हुई है। जनता का तो भला छोड़िए, हाँ ठीक, इनके ब्रिजेश सिंह जी, विधायकों और बड़े मंत्रियों का संक्षेप भला में, जरूर हो रहा है। क्योंकि अब चर्चा वो के चाहे- समापन का वक्त हो रहा वो चाहे है। आप मेरा देखिए, सवाल आपसे ये है टोल प्लाजा हो, कि वहाँ अगर बातचीत कहीं कर पर रहे हो, अधिकारियों की होटल कोई लगा के गड़बड़ी समझ में बातचीत आती कर है, रहे हो। कहीं पर कुछ लापरवाहियां समझ में आती है, तो ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को अगर पेच कसे भी जाते हैं तो क्या सवाल उठाने चाहिए? नहीं, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या, सवाल टाइमिंग का है। वो वार्षिक कार्यक्रम हो रहा था आईएएस वीक का, और वहां भी मुख्यमंत्री जी को एक बेहतर मैसेज देने की जरूरत थी, क्योंकि उनके मठाधीशी से नहीं, बताइए। और उस पर जो है जो डिलीवरी होनी चाहिए वो बेहतर संबंध से बनेगी। और ये डिलीवरी करने वाली सरकार नहीं है। 18 घंटे 4 बार इन्होंने कहा, हमारे भाई साहब ने, गुप्ता जी ने, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है आपके 18 घंटा काम करने से? बेरोजगारी की कितनी बड़ी समस्या, किसान दुर्दशा। चले, बिल्कुल, अब तो चुनावी बेला है, और जब आप लोग खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि जनता जनार्दन है, सब कुछ बेहतर तरीके से जानती है, तो वो खुद इस बात का आकलन करेगी कि दावे क्या किए गए थे, वादे क्या किए गए थे, और धरातल पर उनके सामने क्या कुछ देखने को मिला है। अब समय का अभाव है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन कुछ सवाल इस बात को लेकर जरूर उठ रहे हैं कि क्या वाकई में शासन और प्रशासन के बीच में तालमेल का अभाव है? आखिर क्या वजह थी कि इतनी तल्खी मुख्यमंत्री को दिखाने पड़े, और ये तक कहा कि जो अधिकारी अब तक सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच में ढंग से नहीं पहुंचा पाए, वो चुस्ती फुर्ती के साथ अपने काम में जुट जाएं ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। क्या ये चुनाव का तनाव है? इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरें लगातार जारी हैं।